9.2 रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का मेन रोल, मेन मोटिव तो हमने पढ़ लिया कि जो जॉब सीकर होता है उसको जॉब प्रोवाइडर तक पहुंचा देना, ठीक है। लेकिन उसके और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। The primary objective of employment exchanges is settled of job seekers either through regular jobs or through self-employment। मतलब इन लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जो जॉब सीकर्स हैं उनको जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वहाँ तक उन तक लेकर जाना, या तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करना। To achieve this objective, the employment exchanges in India perform the following functions। ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, उनको ये सारे रोल परफॉर्म करने होते हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ जॉब सीकर्स सो एज टू एंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। उनको जो जॉब सीकर्स है उनका रजिस्ट्रेशन और उनको जॉब प्लेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर है वो बैलेंस्ड रहेगा। नहीं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उतनी डिमांड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। इसीलिए उनको जॉब प्लेसमेंट टाइम टू टाइम करानी ही पड़ती है, वॉट एवर इट टेक्स। Collect comprehensive employment market information on a quarterly basis for creation of database for using effective management of demand and supply of labor। उनको quarterly मतलब every after 3 months उनको मतलब ऐसा नहीं होता कि एक साल का डेटा ले लिए कि इन लोग ये सारे जॉब सीकर्स हैं, उसके कितने लोगों की जॉब लग चुकी होगी, कितने और नए लोग जॉब सीकर्स होंगे, तो उनको क्वार्टरली मतलब आफ्टर एवरी 3 मंथ्स उनको वो डेटा अपना कलेक्ट करना पड़ता है, न्यू डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, अपना डेटा रिन्यू करना पड़ता है। अंडरटेक करियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस विद व्यू टू इफेक्टिवली गाइडिंग द जॉब सीकर्स। उनको नॉट ओनली दैट कि वो जॉब सीकर्स को, जॉब प्रोवाइडर्स या फिर जॉब सीकर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाए, लेकिन उनको जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको करेक्ट गाइडेंस देना कि आप इसमें ज़्यादा अच्छे हो, तो उनको काउंसलिंग करना, उनको मतलब जो भी डाउट या डिफिकल्टी होगी तो उनको वो सारी चीज़ें काउंसलिंग करके क्लियर करनी चाहिए। Conduct area specific specialized study or surveys to have an assessment of skills available and the marketable skills required for encouraging the job seekers for self-employment, particularly in rural informal sector। इनको सिर्फ जॉब सीकर्स का डेटा नहीं कलेक्ट करने का होता है, लेकिन जो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं उनका भी डेटा लेना होता है। वो डेटा के अंदर उनको वो चीज़ भी लेनी होती है कि ये कंपनी में या फिर ये जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको कैसे क्वालिफिकेशंस चाहिए, उनको कैसे कैंडिडेट्स चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके हिसाब से जॉब सीकर्स को वो डेटा देना, या फिर ऐसे जॉब सीकर्स को ढूंढना जिनके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो हो। तो जॉब सीकर्स की भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स देखनी चाहिए और मतलब देखनी होती है, और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी मतलब कैसे क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कलेक्ट करना होता है। Arrange disbursement of unemployment allowance to certain specific categories of job seekers through the employment exchanges decided by some of the state government। जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको मतलब ऐसे जॉब सीकर्स भी होते हैं जिनका डेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास होता है, लेकिन उनको जॉब कहीं भी नहीं मिलती, बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं मिलती, तो उनको एज पर द गवर्नमेंट गाइडेंस उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलती है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, वो अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं जॉब ढूंढने का, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं गेन कर पा रहे, उनको वो पैसा नहीं कमा पा रहे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रखा है। मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर अगर वो जॉब नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल रही बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी, तो गवर्नमेंट उनको उनका दिन चल जाए, उनको 2 दिन की रोटी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, उतने अलाउंस मतलब उतने पैसे देती है। There are more than 940 employment exchanges run by the state governments to provide support to the job seekers। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो 940 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस चलाती है जॉब सीकर्स के लिए। दिस इंक्लूड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसके अंदर आता है मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो है स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस SEE, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस DEE, रूरल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो REB, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो UEINGB, etc. The employment exchanges are controlled by Directorate General of Employment and Training, इसका कंट्रोल जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग होता है
प्रोसीजर विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एज गिवन बिलो। मतलब प्रोसीजर किस बात का कि अगर आप जॉब सीकर आपको जॉब चाहिए, आपको अपना नाम रजिस्टर्ड कराना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो। कैंडिडेट कैन विजिट एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स और एनी वर्किंग डे। जो भी कैंडिडेट है वो जो भी स्पेसिफाइड टाइम दिया होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के वहाँ जा सकता है और उनका टाइम फिक्स टाइम होता है कि सुबह के, फॉर एग्जांपल है, मैं बताया मेरा एग्जैक्ट पता नहीं, तो मैं एग्जांपल वीडियो के सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का, तो वो वर्किंग आवर्स के अंदर वो कभी भी जा सकता है। He can get from the employment exchange a blank form card for registration to be filled up। वहाँ पे जाने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो कोई कार्ड देगा या तो फिर फॉर्म देगा जो आपको फिलअप करके अपनी सारी डिटेल्स अंदर फिलअप करके उनको देना होता है। दिस कार्ड इंक्लूड्स एंट्रीज फॉर द नेम, फादर्स नेम, वो कार्ड या फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या डिटेल्स आपको भरनी होती है वो होता है आपका नाम, पापा का नाम मतलब फादर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका एड्रेस जहाँ रहते हो, क्वालिफिकेशंस वेदर जनरल और SC ST कैटेगरी, NCO कोड नंबर, जॉब डिजायर्ड, प्लेस वेयर द कैंडिडेट विशेस टू सर्व, सैलरी एक्सपेक्टेड, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हमें पता है कि नेम, फादर नेम, एड्रेस वो सब सही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली क्वालिफिकेशंस तो चाहिए और रहेगी क्योंकि आप जॉब सीकर हो ना, आपको जॉब चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो बतानी चाहिए। फिर आपको वो पूछेंगे कि आप जनरल कास्ट में हो या SC ST में हो। अगर SC ST में हो तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होता है एज ए रिजर्व सीट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। फिर आपको जॉब डिज़ाइन मतलब आपको कैसी जॉब करनी है। फिर आपको वो मतलब फॉर्म के अंदर वो होगा कि आपको कौन सी कंपनी में आपको जॉब करनी है, कौन सी कंपनी में सर्व करना चाहते हो। आपने अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने स्किल्स के हिसाब से आपने अपना जॉब सैलरी टारगेट कितना रखा है कि आपको इतना सैलरी तो मिलना ही चाहिए, आप इतने तो केपेबल हो कि आप इतना महीने में कमा सकते हो। तो आपका क्या बोलते हैं इसको, सैलरी एक्सपेक्टेड। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर, वर्क एक्सपीरियंस है 2 3 4 5 साल का तो उतना कर देंगे। और दूसरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। Certain documents have to be enclosed with the card, such as proof of age। अब वो डॉक्यूमेंट्स, वो कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपको जो ये सही था आपने डिटेल्स दी, लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसके साथ अटैच करने होते हैं। वो है प्रूफ ऑफ एज, कि आपकी एज कितनी है। फिर फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो। फिर एक्सपीरियंस का, एज वेल एज फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट और राशन कार्ड। The candidates are required to bring all certificates, documents in original and a set of photocopies of all the documents। जो कैंडिडेट है उनको ओरिजिनल तो सब लाना ही है, I mean हाँ ओरिजिनल लाना है और उसके साथ साथ उसकी फोटोकॉपीज भी लेकर आनी होती है, मतलब लेकर जानी होती है। The photocopies are retained in the employment exchange। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख लेते हैं, जो फोटो कॉपीज होते हैं वही लेते हैं, लेकिन उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के होते हैं इसलिए वो मंगवाते हैं। Having filled up the card and with the enclosures ready, you are to see the employment officer with their original certificate copies। फॉर्म फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज अटैच करने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है उसके पास जाना होता है, उसको सब अपना दिखाना होता है। We will verify and attach the copies and the signature on the card and return the original certificates। वो आपको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो फोटो कॉपीज उसको अपने आपके कार्ड के साथ अटैच करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे। The card as attested above will be kept in the employment exchange for record and making future calls for employment, and the registered card bearing code number of the job, date of registration and your specimen signatures will be handed over to you। एक कार्ड ऐसा होगा कि वो कार्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रख लेंगे कि वो रिकॉर्ड रख सके कि ये इंसान है, ये क्वालिफिकेशन, इसको यहाँ जॉब चाहिए, इसको इतने सैलरी एक्सपेक्टेड, तो वैसे वो रिकॉर्ड रखेंगे कि कोई जॉब आई तो देखेंगे कि ऐसी जॉब इज इट दिस जॉब इज सुटेबल टू दैट पर्सन और नॉट अकॉर्डिंग टू कार्ड, ठीक है कार्ड। और दूसरा कार्ड ऐसा होगा जिसके अंदर आपके सिग्नेचर होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बेयरिंग नंबर होगा, NC होगा, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, वो कार्ड आपको देंगे। ऐसे 2 कार्ड होंगे। द रजिस्ट्रेशन कार्ड इज टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 3 years। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रखेंगे
आपको हर 3 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा। In case of any correspondence with the employment exchange, you have to mention your registration number. Okay. It may be mentioned here that in the present employment scenario, the role of employment exchanges are not significant. आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रोल है ना वो उतना सिग्निफिकेंट मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसीज लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, railway recruitment boards, banking service recruitment boards, etc. have come up and they have restricted the area of operations of the employment exchanges. आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अलावा भी ऐसे कई सारे बोर्ड्स और कमीशंस बन गए हैं जो मतलब जैसे बैंक है तो बैंक ने अपना खुद का कमीशन खोल दिया है। रेलवे तो रेलवे ने खुद का मतलब वो ही खुद अपने रेलवे के अपॉइंट करेंगे, बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। तो वो उन्होंने कमीशन और बोर्ड्स बना दिए और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये हमारी जो जॉब वैकेंसीज है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तक नहीं जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता है और जनरली लोगों को बैंक रेलवे उसी में काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब में ही काम करना होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है उन्होंने ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आज के सिनेरियो में आज के टाइम में उतनी वैल्यू इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। In fact, today almost all the major establishments, both in government and outside, have their own recruitment agencies. वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों ने अपना खुद का कमीशन बोर्ड शुरू कर दिया है, चालू कर दिया है कि वो खुद ही अपॉइंट करेंगे, इसलिए किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। The judgments of the Supreme Court have made it obligatory on the part of the employers to advertise the vacancies in other media and consider candidates not only submitted by the employment exchanges but also those responding to the open advertisement for selection of candidates. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको भी आप सिलेक्ट करना, और जो आपने मीडिया में जो एडवर्टाइज दी होगी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं लेकिन खुद डायरेक्टली है तो उनको भी आपको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसे रूल्स आ गए हैं और ऐसी लिबर्टी मिल गई है कि आप अपना एडवर्टाइज कोई भी मीडिया पे कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट इन today's era. Therefore, employment exchanges are left with limited categories, that too at the lower levels of appointment. इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो बहुत कम कैटेगरी के लिए बच गया है, कुछ जगह के लिए बच गया है और वो भी बहुत लोअर एम्प्लॉयमेंट मतलब छोटी जॉब्स के लिए, नॉट अ बिगर पोस्ट। Kinds of jobs available through employment exchanges। हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कैसे जॉब्स मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कैसे जॉब्स अवेलेबल होती है। The employment exchanges sponsor the names of registered applicants for different types of jobs. The list of some of the jobs posts for which the employment exchanges generally sponsor the name is as follows। जैसे कि आया मतलब किसी को घर के लिए काम करने के लिए काम वाली बाई चाहिए होती है उसके लिए, फिर बार्बर तो पता है ना हेयर करने वाला वो, फिर बुकिंग क्लर्क, हमें कोई ये चीज़ नहीं पसंद है दूसरा क्यों सिलेक्ट हो जाता है, बुकिंग क्लर्क। फिर केयर टेकर मतलब इफ कोई हाउस वाइफ वर्किंग वुमन है और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करता है लेकिन उनका एक छोटा सा बेबी है तो उसकी केयर करने के लिए केयर टेकर, या तो फिर हस्बैंड वाइफ या बच्चे सारे वर्क करते हैं और कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके बहुत बूढ़े बुजुर्ग पेरेंट्स हैं तो उनकी केयर करने के लिए कोई केयर टेकर रखे वो जी। फिर कारपेंटर, इन लोग की बार्बर कारपेंटर उन सबकी कोई जॉब फिक्स जॉब नहीं होती, कोई ये कंपनी में काम करेगा, उनको जैसे जैसे लोगों को काम उनको ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कांटेक्ट करते हैं वैसे इनको जॉब मिलती है। तो इनका कोई जॉब फिक्स्ड नहीं होता, सब अनसर्टेन होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रक्टर, स्टेनोटाइपिस्ट, जर्नलिस्ट doesn't need any employment action. I guess it needs
But okay, then laboratory assistant, laboratory attendant, then laboratory technician. हम देखते हैं ना लैब्स जो होते हैं जहाँ पे हम रिपोर्ट कराने जाते हैं, जहाँ पे हमारा टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट या व्हाटएवर टेस्ट, तो वहाँ पे सब होता है ना, वो सब लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, माली, मैसेंजर, टाइपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन। फिर दूसरे में है रीडर, मोटर मैकेनिक, नर्सेस, ऑफिस असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फिर प्यून, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लम्बर, प्रोग्रामर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिसेप्शनिस्ट, सफाई कर्मचारी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सैनिटरी इंस्पेक्टर, टेलीफोन ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट एंड ट्रांसलेटर। 9.3 Role of placement agencies. The placement agencies could be private employment agencies or management consultants. Private employment agencies bring together the employers and suitable candidates available for a job. जो प्लेसमेंट एजेंसीज है या तो प्राइवेट कोई एजेंसी हो सकती है या तो फिर कोई कंसल्टेंट हो सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो सकता है। जो प्लेसमेंट एजेंसीज है वो जो जॉब प्रोवाइडर्स मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको और जो जॉब सीकर्स मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सब साथ में लाते हैं और वही जॉब दिलाते हैं, मतलब सेम थिंग। हाँ, मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको लाते हैं और वो एम्प्लॉयर्स को जो कैंडिडेट सूटेबल होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स को साथ में लाते हैं। Newspapers, periodicals and internet. They prepare the data bank of all the prospective employers and job seekers. Private agencies advertise their vacancies in the जो प्राइवेट एजेंसीज होती है वो अपना जो एडवर्टाइज होता है वो तो न्यूज़पेपर में करता है, पीरियडिकल्स में करता है, इंटरनेट पे करता है, वो जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। They prepare the data bank of all the prospective employers and job seekers. वो एक डेटा बैंक क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनका डेटा रहेगा और जो जॉब प्रोवाइडर्स मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका डेटा रहेगा। These data bank helps them to find out a suitable employer for a job seeker and vice versa. हाँ, ये डेटा बैंक की वजह से उनको वो पता चलती है कि अगर जो कोई जॉब सीकर है उसके लिए सूटेबल जॉब प्रोवाइडर कौन है उसको वहाँ तक पहुँच जाएगा और वाइस वर्सा मतलब अगर कोई जॉब प्रोवाइडर है तो जो जॉब सीकर उसके लिए सूटेबल है वो पहुँच जाएगा उसके तक। Get the point? They keep on informing the job seekers periodically about the employers and the availability of jobs according to their qualifications, skills and experience. वो टाइम टू टाइम जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको कैंडिडेट्स के बारे में भेजते रहते हैं पीरियडिकली और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है उनके बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। Some placement agencies also have the candidates in preparing their biodata and their documents. कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी भी होती हैं कि जो फ्रेशर्स हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या होता है बायोडाटा हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए या जैसे हाँ तो वो ऐसी भी कोई एजेंसी होती है जो फ्रेशर्स को हेल्प करते हैं अपना बायोडाटा क्रिएट करने के लिए, इम्प्रेसिव बायोडाटा क्रिएट करने के लिए। The placement agencies also screen the applicants against the requirements specified by the employer. They supply a list of candidates and the organization only conducts the final round of interview. ऐसे भी प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं कि वो ही सब फाइनल करते हैं कि ये कैंडिडेट सूटेबल है ये जॉब के लिए और ये इतना क्वालिफाइड है। अब जितने चूज किए उसमें से भी जो ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस जो उनको भेजेंगे तो फिर ऐसा करेंगे ना तो जो जॉब प्रोवाइडर या एम्प्लॉयर है जो जॉब वैकेंसी जिस कंपनी में खाली है मतलब जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है जिस कंपनी में फिर वो कंपनी डायरेक्ट उनका फाइनल इंटरव्यू ही लेगी। स्टार्टिंग मतलब पहले का जो प्रोसीजर होता है क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट का वो सब जॉब एजेंसीज और प्लेसमेंट एजेंसीज है वो कंप्लीट कर देगी। These agencies function primarily in the metropolitan cities and they charge a fee from the employer as well as employee for their services.
ये जो एजेंसीज है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करती हैं और वो जो भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई होता है उस उन दोनों के पास से चार्जेस कलेक्ट करती है। फ्री में तो कोई ऑब्वियसली काम नहीं करेगा ना। These fake agencies, fake placement agencies are also found in different parts of the country. ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज कभी कभार फेक प्लेसमेंट मतलब फेक एजेंसीज भी लोग क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि बहुत ईजी फेक प्लेसमेंट एजेंसीज क्रिएट करना और लोग उसके ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई जॉब प्लेसमेंट एजेंसी खुली होगी तो लोग ऑब्वियसली आंखें बंद करके चले जाएंगे कि लोग हमें जॉब दिलाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए तो लोग कुछ भी करेंगे ना, किसी पे भी भरोसा कर ही लेंगे इजीली। कुछ होंगे लिटरेट लोग वो नहीं करेंगे, लेकिन इलिटरेट लोग जो रूरल एरियाज में रहेंगे तो वो तो बेचारे भोले भाले होते हैं ना, तो वो तो कर ही लेंगे भरोसा। These fake agencies collect money from the job seekers, arrange the fake interviews. Job seekers therefore will be careful in utilizing their services. ये जॉब सीकर्स जो होते हैं कोई वो लोग जॉब प्रोवाइडर के पास नहीं जाते, वो जॉब सीकर के पास जाते हैं क्योंकि लोगों को चाहिए होती है ना जॉब, ठीक है। तो वो लोगों के पास जाते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है, उनके पास से पैसे ले लेते हैं, उनके लिए फेक इंटरव्यू भी रखते हैं, लेकिन एंड में जाके कुछ नहीं होता, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट है जो ये सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करना रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। Management consultants specialize in the placement of executive at middle and top level of management. These are basically executive searching agencies. अब ऐसी एजेंसीज होती है जो जनरली वही जॉब प्रोवाइड करती है या वही जॉब सीकर्स के डेटा कलेक्ट करती है जिनको हाई पोस्ट चाहिए होती है ना, जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड है और उनको ऐसे जो उनको पोस्ट मिलनी चाहिए वो हाई मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस। ओके, तो ऐसी भी प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो सिर्फ हाई पोस्ट वैकेंसीज होती है ना उसके लिए काम करती है। These agencies work at a nationwide level and they charge a substantial amount of fee from employer as well as employer. ये nationwide level पे काम करते हैं, not a metropolitan level but at a nationwide level. और according to that nation level पे काम करते हैं इसमें उसकी सबसे होते चार्जेस क्या बोलते हैं चार्जेस उतने उसके हिसाब से ही चार्ज करेंगे ना, मतलब दोनों के पास से लेगी पैसा, एम्प्लॉयर के पास से भी लेगी और एम्प्लॉयर के पास से भी लेगी। Some of the nationally known management consultants are जो नेशन वाइड जो मैनेजमेंट कंसल्ट आई मीन एजेंसीज है, कौन सी एजेंसीज हैं ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, जैसे वो है जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर एबीसी कंसल्टेंट्स, फर्गूसन एसोसिएट्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली बट इट इज लाइक फर्गूसन आई गेस। The Search House and the Analytical Consultancy Bureau. The placement agencies basically help in informing the availability of jobs in private sectors. Placement agencies की वजह से यही basically ये help होती है कि वो private sectors में जितनी भी job vacancies है उसकी information वो job seekers तक पहुंचा सकते हैं। Most of the small and medium-sized business enterprise rely upon the placement agencies for all types of manpower requirement. Generally the small and medium-sized business enterprise होती है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसीज पे ही होती है मैन पावर के सेक्टर में। The big enterprises often advertise the vacancies directly through newspapers and internet. जो बड़ी एंटरप्राइज होती है वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर ऑब्वियस उनको किसी प्लेस एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास उतना पैसा होता ही है कि वो अपनी एड खुद ही कर लें। तो जॉब सीकर्स कैन रजिस्टर देयर नेम इन द प्लेसमेंट एजेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। अब ये प्लेसमेंट एजेंसी जो जॉब प्रोवाइड करती है जॉब सीकर्स को वो है जैसे कि पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, टाइपिस्ट, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंट्स असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। Role of advertising media. You learned about the role of employment exchanges and placement agencies in helping the job seekers to get the job of their life. हमने दो चीज़ें पढ़ी, मतलब दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है, मतलब ये लाइन में उतना ही लिखा है। हाँ, एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फॉर्मिंग द जॉब सीकर्स अबाउट द जॉब वैकेंसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन अप्लाई फॉर द
वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जॉब सीकर्स को जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए कि क्या प्रोसीजर है, कहाँ वो जॉब खाली है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइज के थ्रू जॉब सीकर्स तक पहुँच सकता है। You know that advertisements for the job vacancies can be given in print, media, electronic media। हमें पता ही है कि अगर वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज तो वो या तो हम प्रिंट मीडिया में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एडवर्टाइज हो सकते हैं। आज जनरली मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतना देखा नहीं है जॉब वैकेंसी, इफ़ आपने देखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा। प्रिंट मीडिया में होता है, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में पूरा पेज या फिर एक कॉलम होता है जिसके अंदर सारी जॉब्स के बारे में ही सारे आर्टिकल्स दिए होते हैं। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स डेली न्यूज़पेपर्स। प्रिंट मीडिया मैंने बोला ना, प्रिंट मीडिया के अंदर होता है डेली न्यूज़पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जर्नल्स एंड मैगजीन्स एटसेट्रा। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेनली इंक्लूड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है इंटरनेट, टेलीविजन एंड रेडियो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने सिर्फ टेलीविजन के बारे में तुम्हें बोला, टीवी में तो जनरली नहीं होता, लेकिन इंटरनेट पे मिल जाता है, रेडियो पे भी होता है। 9.4.1 प्रिंट मीडिया। Newspapers are the most common print medium for advertisements of job vacancies। बोला ना कि न्यूज़पेपर सबसे कॉमन है एडवर्टाइज करने के लिए, जॉब वैकेंसीज के लिए। क्योंकि अगर किसी को जॉब चाहिए होती है तो सबसे पहले दिमाग में वही आता है कि न्यूज़पेपर खोलो, आज का न्यूज़पेपर देखो, कल का न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर देखो, उसके अंदर जॉब्स का कॉलम देखो तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको पता चले जाएगा कि हाँ, यहाँ जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमको न्यूज़पेपर ही आता है, क्योंकि हमने जो टीवी पे वही देखा है, मूवीज़ में वही देखा है। जनरली हमने जॉब ढूंढते लोगों को ना न्यूज़पेपर में से कोई कॉलम देखा तो उसको सर्कल करते हुए देखा है, फिर वो कॉल करेंगे, फिर नहीं होगा तो फिर दूसरे मतलब उसको कट कर देंगे, फिर दूसरे पे सर्कल करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो देखा है। इसलिए सबको सबसे पहले न्यूज़पेपर ही आएगा यार दिमाग में अगर जॉब ढूंढनी होगी तो। All small and big companies advertise their job vacancies in popular newspapers both at regional and national level। छोटे से लेकर बड़ी कंपनीज अपना जो जॉब वैकेंसीज होती है उसको ऐड करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। वो न्यूज़पेपर नेशन वाइड भी होता है, रूरल रीजनल लेवल पे भी होता है। The Employment News is a weekly publication that only carries advertisement for job vacancies। अब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो वीकली ही पब्लिश होता है, उसके अंदर सिर्फ जॉब वैकेंसीज के बारे में ही इंफॉर्मेशन होती है और किसी चीज़ के बारे में न्यूज़ नहीं होती। Some of the popular newspapers carry their employment news editions on weekly basis। अब कोई जो पॉपुलर न्यूज़पेपर्स है वो अपना डेली न्यूज़ तो बताएंगे, लेकिन वीकली, सिर्फ वीकली मतलब वीक में एक ही बार जॉब वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, नॉट एवरी डे। The advertisements for job vacancies in print form receives tremendous response from the job seekers because they contain details about the eligibility criteria, pro forma of application form, necessary instructions to fill up the application form and etc। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देता है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं, सबके घर पे आते हैं। मेरे घर पर नहीं आता पर आते हैं, अगर जनरली ऑलमोस्ट सबके घर में न्यूज़पेपर आता है। कोविड की वजह से अगर मना कर दिया हो तो ठीक है, लेकिन आता तो है। और उसको ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स इसलिए मिलता है क्योंकि वो कॉलम के अंदर अगर वो आर्टिकल उन्होंने रखा है एडवर्टाइजमेंट का तो उसके अंदर सब लिखा होता है कि ये क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये जॉब है, आपको ये काम करना होता है, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये फॉर्म यहाँ अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। अब अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो न्यूज़पेपर में ऐड देना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं प्राइसी होता है। न्यूज़पेपर में ऐड देना कोई बहुत 10-20 रुपये की बात नहीं होती, वो ज़्यादा वो ऐड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। तो जो बिग बिजनेसेस है ना उनको आई गेस न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्मॉल बिजनेस वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो अफोर्ड कर सकते तो वो करेंगे ही, लेकिन जो अफोर्ड मतलब मीडियम जो होता है ना वो आई गेस ऐड देता है। और अगर ऐड देते भी है ना स्मॉल या मीडियम वाले बिजनेस एंटरप्राइजेज तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप कोई ऐड या आर्टिकल देते हो, आपका पर्सनल आर्टिकल, कोई जर्नलिस्ट नहीं लेकिन
आप अपनी ऐड देते तो उसके जो लेटर्स होते हैं जिसको जो स्पेसिंग होती है 2 वर्ड्स के बीच में, उसके हिसाब से पैसे काउंट होते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ कि लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में छापते होंगे, क्योंकि वो कॉलम भी इतने छोटे छोटे होते हैं ना, वो भी एक ही पेज होता है, बहुत सारे लोग देते हैं तो होता होगा, पर कुछ लोग करते होंगे लेकिन नॉट सारे लोग, ठीक है। पर अगर नहीं करते ना फिर भी रिस्पॉन्स का पेमेंट ऐसे ही मिलता है, क्योंकि मैंने बताया ना सबकी एक ही थिंग है कि न्यूज़पेपर देखो, जॉब चाहिए न्यूज़पेपर देखो। 9.4.2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। With the advancement of information communication technology, electronic media has become the most common and convenient source of recruitment. Communication technology और information technology की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कॉमन हो गया है रिक्रूटमेंट के लिए। There are so many websites that provide information about employment opportunities. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो employment opportunities प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि www.naukri.com, www.monsterindia.com, www.careerindia.com, www.placementindia.com। आपको मेरी जॉब चाहिए ना, तो इसका सर्च करके देखना मिल जाएगा। They provide the facility of searching various jobs as per a category like computer, academic, engineering, sales, marketing, finance। हर सेक्टर की जॉब्स इसके ऊपर अवेलेबल रहती हैं। The required post, fitter, electrical, office assistant, teachers, etc. The place of job, the city or state within which the job seeker wants to search job। मतलब बड़ौदा में जॉब चाहिए था, बड़ौदा प्लेस। जब आप रजिस्टर करोगे ना अपने आप को, आपको पूछेंगे कि आप स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है, तो उसके हिसाब से वो आपको जॉब बताएंगे, प्रोवाइड करेंगे। Number of years of experience, expected salary, annual package from 2 to 3 lakhs, 3 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs, etc. The job seekers can find out the information about various types of job on the basis of the above criteria just by visiting the websites of different placement agencies. वेबसाइट विजिट करके दूसरे सारे बहुत मतलब अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में सर्च कर सकते हैं, जो उनके क्राइटेरिया में आता है वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Job seekers can also post their resume to this placement agencies to find out suitable job for them। वो चाहे तो अपना रिज्यूम भी पोस्ट कर सकते हैं कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई अगर जॉब अवेलेबल है तो मेरे को बता। They get information about the availability of jobs as per the qualification and experience through email and according to take the actions to contact employer को interview। हाँ, आपको वो अगर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई सुटेबल जॉब मिल रही है तो वो आपको मेल के थ्रू बताएंगे, या तो फिर आपको कॉल करेंगे या तो SMS करेंगे। जनरली कॉल नहीं करते हैं, SMS और मेल ही आता है। और मेल और आपका फ़ोन नंबर किसके थ्रू रहेगा जब आप रजिस्टर करोगे तब। The employers can also use those resumes and directly contact the job seekers as per their requirement। अब जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो रिज्यूम देखेंगे और उनको सही लगेगा तो वो जॉब सीकर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मतलब अच्छी बात है। अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसे एक्टिविटी टाइप दे रही हूँ, चाहो तो करना, ना चाहो तो मत करना, कोई कंपल्सरी नहीं, लेकिन एक बार करके देखना कि क्या होता है। फिर आप अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू, आप चाहो तो कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट पर जाना जहाँ पे जॉब मिलती है या जॉब प्रोवाइड करते ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे जाना और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना, क्वालिफिकेशन लिख देना, मतलब जो जो डिटेल्स होंगे वो लिख देना, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग 10th पास हो, 12th पास हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो जॉब्स बताएंगे। तो एक बार करके देखना, फिर देखना कि आपको कैसे धड़ाधड़ मेल आते हैं, कैसी SMS आते हैं, कैसे आपके लिए जॉब मिलती है कि आपको महीने में 10 to 20,000 कमाने को मिलेंगे, 30,000 कमाने को मिलेंगे। अगर इफ चाहो तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चाहो तो ये एक्टिविटी करो, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन करके देखना अच्छा लगेगा, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। मैंने तो ऐसे बोल दिया, मेरे दिमाग में आया मैंने एक्टिविटी दी। If you want you can do, if you don't want then no worries, it's okay। 9.5 Applying for a job। In the earlier sections of this lesson, we have learned the various sources from where we could get the information of the availability of job vacancies, qualification and experience required and details about the employer। हमने इसके पहले जो भी टॉपिक्स है, जो जितने भी सेक्शंस पढ़े उसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि कौन सी एजेंसीज है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ से हमें जॉब मिल सकती है, वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसी कैसी जॉब प्रोवाइड करते हैं।
बायोडाटा कैंडिडेचर रिज्यूम देना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना ऑब्वियसली रिज्यूम क्या होता है क्रिएट करोगे, बनाओगे। उसके अंदर आप अपना सारा क्वालिफिकेशन लिखोगे, एक्सपीरियंस लिखोगे, आप यही बताने की कोशिश करोगे, यही जताने की कोशिश करोगे कि आप बेस्ट पर्सन हो, बेस्ट कैंडिडेट हो ये पोस्ट के लिए, ठीक है ना। दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ वंस प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस टर्म्ड एज, ये इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल वर्क और वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन इज टर्म्ड एज बायोडाटा, बायोग्राफिक डेटा और रिज्यूम, curriculum vitae, CV. 9.5.1 preparation of a biodata. Let us know how to prepare a biodata. अब हम पढ़ेंगे कि biodata कैसे create करना होता है. In most of the cases, the employers want to receive the application in the prescribed proforma that makes their job easier in the screening the applications. हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं कि वो अपना प्रोफोमा बता ही देते हैं कि मेरे ये डिटेल्स आपकी चाहिए, तब ये बता दो और ज़्यादा अंदर मत लिखो, बिना काम की चीज़ है, ठीक है। In that case, you need not to be worried about preparing your own biodata in different style or that employer. ऐसे केसेस में आपको ये दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना बायोडाटा या सीवी अपना रिज्यूम में ऐसा कैसे क्रिएट करो जिससे जो एम्प्लॉयर है वो उसका अटेंशन खींच सकूँ मेरे बायोडाटा की तरफ। तो ऐसा मैं क्या करूँ? ऐसे केसेस के अंदर आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट इन अदर केसेस, लेकिन अगर कोई अलग केस आया, मतलब इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपना परफॉर्मा नहीं बताते, आपको खुद पे खुद अपना बायोडाटा क्रिएट करना पड़ता है और उसको उतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। मोस्टली फॉर जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर यू शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द स्टाइल, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन एज वेल एज कंटेंट्स ऑफ योर बायोडाटा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब चाहिए तो उसको आपका अपना स्टाइल, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कंटेंट क्या क्या लिखना, उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में। बायोडाटा शुड कंटेन फैक्चुअल डिटेल्स। आपके बायोडाटा के अंदर फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स होने चाहिए, सही बातें होनी चाहिए, कोई ब्लफिंग नहीं होनी चाहिए। अवॉइड प्रिपेयरिंग लेंथी बायोडाटा। लेंथी बायोडाटा प्रिपेयर करना अवॉइड, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई लेंथी कोई चीज़ पढ़ने देगा तो नहीं पढ़ोगे। स्टोरी होगी तो ठीक है ना, लेकिन कुछ और भाषण होगा, किसके बारे में पढ़ना होगा तो आप नहीं पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। तो उनको तो जॉब एप्लीकेंट्स कितने सारे आएंगे, कितने से बायोडाटा आएंगे, तो लंबे लंबे पढ़ने जाएंगे तो उनको घंटा लग जाएगा और आधे तो पढ़ेंगे भी नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। ब्रीफली प्रेजेंट योर क्वालिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। अच्छे से आपकी क्वालिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, जो भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर है या वो जॉब डिजाइन में आपको हेल्प कर सकती है, तो उसको ब्रीफली उसके अंदर लिखो। Your biodata should have 4 basic sections. आपके बायोडाटा के अंदर 4 बेसिक सेक्शंस होने चाहिए। The first being your name and contact details. सबसे पहले होना चाहिए आपका नाम और contact details. The second your educational qualifications, मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है। फिर then your work history, responsibilities, experience and achievements. फिर आपकी वर्क हिस्ट्री मतलब आपके कितने एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, क्या क्या अचीव किया है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, वो सब। एंड फाइनली डिटेल्स रिगार्डिंग रेफरेंसेस, और बाद में लास्ट में आप अपने रेफरेंसेस की डिटेल्स लिखोगे कि मेरे को इस कंपनी में जॉब करना है या फिर ऐसी इतनी सैलरी चाहिए, वो सब चीज़ें। So this enclosures may be given at the end of your biodata. In brief, your biodata should have the following points. आपके बायोडाटा के अंदर ये पॉइंट्स होना जरूरी है। सबसे पहले फुल नेम, आपका पूरा नाम, ब्लॉक लेटर्स में मतलब बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स, फादर्स हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डिटेल्स ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इफ एनी अगर है तो, फिर एक्सपीरियंस, नेम ऑफ रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। The above points will be presented in different format and style. ये सारे points आप मतलब दूसरे फॉर्मेट या स्टाइल में प्रेजेंट कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे वैसे कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक है कि नाम तो सबसे पहले आना चाहिए, सबसे लास्ट में लिख के क्या करोगे, सबसे पहले सिग्नेचर लिखी तो बहुत वियर्ड हो जाएगा। Nowadays the employer wants to scan a biodata quickly rather than reading page after page about a qualification achievement. Therefore, be brief and clear with just enough details to cover message. आजकल लोग
जो एम्प्लॉयर है वो पढ़ते नहीं, वो डायरेक्ट स्कैन कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ब्रीफ में लिखो, लेकिन सही लिखो, अच्छा लिखो, मतलब फैक्ट्स लिखो ना, फैक्चुअल चीज़ें लिखो, जो एम्प्लॉयर पढ़ेगा उसके काम की चीज़ें लिखो। आप तो फालतू की चीज़ें मत लिखो कि मेरी हॉबीज़ ये है, मेरे को ये करना पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, ये सब बायोडाटा के अंदर नहीं आता। कि मेरी एज इतना है, मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, नॉट रेजिंग, आई एम सॉरी, बट गिविंग एन एग्जाम्पल। Brief guide to help you to arrange the above mentioned details in proper order is as follows. Begin your resume with your name, address, phone number and email address generally centered on the page. आपका आप स्टार्ट करो अपना नाम से, एड्रेस से, फ़ोन नंबर से, ईमेल एड्रेस से, सेंटर्ड ऑन द पेज, मतलब वो जनरली सेंटर में रखो। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पोजीशन यू आर सीकिंग इन अ सेंटेंस और टू अंडर अ हेडिंग लेबल्ड ऑब्जेक्टिव। अपन ने जो हेडिंग दिया है ना, सीकिंग इन सेंटेंस टू अंडर अ हेडिंग लेबल्ड ऑब्जेक्टिव, आपको कैसी जॉब चाहिए या मतलब आपको कैसी पोस्ट चाहिए, आपको कितनी सैलरी चाहिए, वो अगर आपको लिखना है तो वो चीज़ आप सिर्फ 2 लाइन में लिख के ख़त्म करो, और हेडिंग उस चीज़ का दो ऑब्जेक्टिव के नीचे, ऑब्जेक्टिव हेडिंग दो और उसके नीचे 2 लाइन के अंदर ये चीज़ खत्म कर दो कि आपको ऐसी जॉब चाहिए, आपको ये पोस्ट चाहिए, आपको इतनी सैलरी चाहिए। Now give your educational details, the name of the school, college, institute, board, percentage of marks secured, year of passing examinations, etc. in summary form. उसके बाद आप अपना एजुकेशनल डिटेल्स लो, एजुकेशनल डिटेल्स हेडिंग डाल के नीचे लिखो कि आपने कितने क्वालिफाइड हो, इतने क्वालिफाइड हो तो कौन से स्कूल से क्वालिफाइड हो, अगर 12th क्वालिफाइड हो तो कौन से स्कूल से क्वालिफाइड हो, फिर स्कूल लिखने के बाद अपना परसेंटेज लिखो, कितने परसेंट आपने सिक्योर कर रहे थे, फिर आपने कॉलेज करी है तो कॉलेज के बारे में लिखो, यूनिवर्सिटी के अपने आई मीन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो उसके बारे में लिखो, मतलब जो यूनिवर्सिटी है जो कॉलेज से लिखा है उसके बारे में लिखो, आपको कितने ग्रेड मिले हैं उसके बाद वो लिखो। फिर अगर आपने कोई प्राइवेट कोर्स किया है तो वो कौन से इंस्टीट्यूट से किया है वो लिखो, और आपने उसमें भी अगर ग्रेड सर्टिफिकेट कुछ अचीव करा हो तो वो लिखो, ठीक है। अब फिर और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आएगी एजुकेशनल डिटेल्स के हेडिंग के नीचे, और इसको आपको लिखना है तो बहुत ज़्यादा लंबा करके नहीं, लेकिन समरी फॉर्म में छोटा करके ब्रीफ में लिखना है। Details of any technical educational skills here may be mentioned. It may include other information about any such skills such as basic computer skills, additional training for any language or any other professional session you may belong to. हाँ, जो मैंने बोला ना कि अगर आपने कोई दूसरा प्राइवेट कोर्स या कोई नई लैंग्वेज सीखी हो या फिर कोई कंप्यूटर कोर्स करा हो तो वो चीज़ एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर नहीं आएंगी। दूसरी स्किल्स मतलब टेक्निकल एजुकेशनल स्किल्स जो आपने अचीव करी हो उसके नीचे आएंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल शुड बी डिस्क्राइब। वर्क एक्सपीरियंस वो भी अच्छे से डिस्क्राइब होना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स लाइक marital status, date of birth, father's, husband's names or family details, hobbies and interests can be given under separate headings. Personal details एक हेडिंग बनाओ, अगर आपको हॉबीज एंड ऑल लिखना है तो एक हेडिंग बनाओ, उसका नाम से पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके अंदर आपका मैरिटल स्टेटस बताओ, अगर आप मैरिड हो नहीं हो, अगर मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम बताओ, अगर नहीं हो तो फादर का नाम बताओ, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स दो, आपको कौन से सेक्टर में जॉब करने का लगा है, जो आपने पढ़ाई की उसके अलावा कौन सी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में लिखो। तो ये हाँ, और एक बार ना मेरे को स्कूल में पूछा था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बोल दिया था कि मेरे को सोना पसंद है, वो मेरी हॉबी है। तो ये चीज़ मत लिख कर आना, मैंने नहीं बोला था, स्कूल थी इसलिए, पर इंटरव्यू में अपने बायोडाटा में रिज्यूम में सीवी में ये चीज़ मत लिखना, ठीक है।